नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है उत्कर्ष मिश्रा और आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में चैप्टर जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ है वो पढ़ने वाले हैं। बेसिकली 1 मार्क्स क्वेश्चन जो आप देख रहे हो ये मैंने प्रीवियस वीडियो में बता दिया था। जितने भी इस चैप्टर के 1 मार्क के क्वेश्चन हो मैंने बता रखे हैं प्रीवियस वीडियो में। इस वीडियो के अंदर हम बेसिकली जो 5 मार्क के क्वेश्चन है या फिर यूँ कह लीजिए जो लॉन्ग क्वेश्चन है जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। पुरानी वीडियो को देखना चाहते हो तो प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर लीजिए। तो चलिए इसी चैप्टर का जो लॉन्ग में क्वेश्चन आंसर्स बनते हैं उसको शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन फर्स्ट आता है हमारा, डिस्क्राइब द 3 फिजिकल फैक्टर्स अफेक्टिंग द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। यानी आपको फिजिकल बताना है, हालांकि इसमें 3 फिजिकल फैक्टर पूछा गया है कि 3 फिजिकल फैक्टर बताओ जो कि लोकेशन, इंडस्ट्री की लोकेशन को इफ़ेक्ट करता है। मतलब आप लोकेशन कहीं पे फैक्ट्री, किसी लोकेशन पे आप फैक्ट्री लगाना चाहते हो तो क्या क्या चीज़ें आप देखोगे। तो जस्ट इमेजिन करो कि आप क्या क्या चीज़ें देखोगे। तो पहला चीज़ आप देखोगे कि अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, यानी जहाँ पे आप फैक्ट्री लगा रहे हो, यानी जिस भी चीज़ की आप फैक्ट्री लगा रहे हो वो मटेरियल, रॉ मटेरियल आप तक पहुँच पाए। अगर आप कपड़े की फैक्ट्री लगा रहे हो तो आप ये देखोगे कि जो सूत होता है, जो धागा होता है, कॉटन होता है, वो आप तक फैक्ट्री तक पहुंच पाए। दूसरा होता है एनर्जी एंड पावर रिसोर्सेज। दूसरी चीज़ क्या होता है कि जो फैक्ट्री है वो मशीन से रन होती हैं और जो मशीन्स है उनको यूज़ करने के लिए आपको एनर्जी की ज़रूरत होती है, पावर की ज़रूरत होती है। तो ऐसे में जहाँ कहीं आप अपनी फैक्ट्री खोलो ये ज़रूरी हो जाता है कि वहाँ पर एनर्जी का फुलफ़िल हो, आपको एनर्जी मिल सके ताकि कभी भी रुकावट ना हो आपकी बिज़नेस को। सूटेबल क्लाइमेट हो, कि ऐसा ना हो कि आपने पहाड़ों पे खोल लिया तो डर लग रहा है कि कहीं कभी भी बारिश हो जाए और बाद फ्लड आने के चक्कर में आपकी इंडस्ट्री बह जाए, या इतना ज़्यादा धूप हो जाए कि मशीनें ख़राब होने लगे ओवर हीट की होने की वजह से। तो आप क्या देखते हो, सूटेबल क्लाइमेट देखते हो कि जहाँ पे आप इंडस्ट्री को ज़्यादा नुकसान ना हो। लैंड एंड अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, आप ये देखते हो कि ज़मीन कैसा है, ज़मीन अच्छी है, आसपास रोड वगैरह है कि नहीं है। और इवन आप अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर भी देखते हो। जाहिर सी बात है आप मशीनों को ठंडा करने के लिए पहली चीज़ पानी की ज़रूरत होगी, दूसरी चीज़ आपको भी तो प्यास लगेगी, आपको भी तो पानी की रिक्वायरमेंट होती है। तो आप ये सारी भी चीज़ें देखते हो जब कभी आप इंडस्ट्री सेटअप करते हो। तो यहाँ पे बेसिकली मैंने पॉइंट लिखा है, इन्हीं पॉइंट को आपको क्या करना है, एग्ज़ाम के अंदर एक्सप्लेन करना है। कई कई जैसे क्वेश्चन 2 हो गया, फर्स्ट हो गया, कई क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जहाँ पे मैंने केवल पॉइंट ही लिखा है। तो आप क्या करिएगा, इसको अपने शब्दों के अंदर जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया है सेम एज इट इज़ आप अपने शब्दों का यूज़ करके एक्सप्लेन कर सकते हो एग्ज़ाम्स में। और हाँ, लेकिन पॉइंट यही रहेंगे, ये पॉइंट के अलावा कोई और पॉइंट नहीं होगा। तो क्वेश्चन 2 हमारा आता है, कहता है मेंशन अबाउट द 3 ह्यूमन फैक्टर्स अफेक्टिंग द लोकेशन ऑफ एन इंडस्ट्री। यानी अगेन क्या करना है, आपको ह्यूमन फैक्टर्स को बताना है जो कि इंडस्ट्री को इफ़ेक्ट करते हैं। तो इंडस्ट्री को इफ़ेक्ट करते हैं जो ह्यूमन कैपिटल है, जैसे कि ह्यूमन है, ह्यूमन को जैसे लेबर का इसमें लिखा गया है। जैसे कि लेबर क्या होता है कि कहीं पे भी फैक्ट्री लगाना होता है तो आप ये देखोगे ना कि वर्कर्स हों, आपको लेबर मिले काम करने के लिए। दूसरा होता है कैपिटल, होता है आपके पास पैसा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कि अगर आपके पास कैपिटल नहीं है यानी आपके पास पैसा वगैरह नहीं है तो आप कैसे इंडस्ट्री आप खोल सकते हो। बाज़ार, मार्केट, बाज़ार हो या फिर मार्केट होना चाहिए। जो कोई भी आपकी फैक्ट्री प्रोडक्शन करती है, किसी भी चीज़ को बनाती है, तो आप आसपास आपकी मार्केट होनी चाहिए जहाँ पर आप अपने उस प्रोडक्ट को मार्केट में सेल कर सको, प्रॉफिट कमा सको। सर्विसेज होनी चाहिए जैसे कि ट्रांसपोर्ट हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, बैंकिंग हो गया, इंश्योरेंस सेक्टर हो गया, फाइनेंशियल एडवाइस हो गया। तो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ वगैरह, इंफ्रास्ट्रक्चर, एंटरप्रेन्योर, तो ये सारी चीज़ें देखी जाती है। जैसे कि आप देखा जाए तो आप अपने मार्केट तक जब अपने प्रोडक्ट को बेचोगे तो ऐसे में ट्रांसपोर्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कम्युनिकेशन का अच्छा सिस्टम होना चाहिए, इंटरनेट होना चाहिए कह सकते हैं, ताकि आप अपने मेल वगैरह कर सकते हो, पूछ सकते हो कि कहाँ पहुँचा, कहाँ नहीं पहुँचा। कॉलिंग की फैसिलिटी होनी चाहिए, कम्युनिकेशन में हम इसे जोड़ सकते हैं। अगर पता चले आपने भेज दिया और कॉल कर रहे हो लग ही नहीं रहा तो फिर फ़ायदा क्या है। बैंकिंग होना चाहिए, कभी क्या होता है कि आपको
फैक्ट्री है तो ऐसा बात तो है नहीं कि आपको लोन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक अगर आप इंडस्ट्री को ग्रोथ करना चाहते हो, बढ़ाना चाहते हो, तो कभी ना कभी आपको बैंक की ज़रूरत पड़ती है, जहाँ जिस बैंक में जाकर आप अपना लोन ले सकते हो। तो बैंकिंग होता है तो जिससे इंडस्ट्री को काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो सकती है, फाइनेंशियल एडवाइस होनी मिल जाती है कि आपको अब पैसा यहाँ खर्च करना चाहिए, यहाँ नहीं खर्च करना चाहिए, आपको अब ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए। गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ भी इम्पेक्ट करती है। बेसिकली अगर गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हार्श रहेगी तो प्रॉफिट कमाना मुश्किल होगा और अपनी इंडस्ट्री को ग्रोथ करवाने में बहुत दिक्कतें आएंगी। लेकिन गवर्नमेंट की पॉलिसी अगर स्मूथ रहेगी तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा अपने गोल को अचीव करने के लिए, अपनी फैक्ट्री को इम्प्रूव करने के लिए। सीधा साधा एग्जांपल ये है कि अगर आपका स्कूल है, अगर आपका स्कूल हार्श है, मतलब अगर आप 5-10 मिनट लेट आते हो तो चलो ठीक है, वापस घर भेजते हैं तो आपका हार्श है। लेकिन कहीं कहीं का क्या होता है, थोड़ा सॉफ्ट होता है कि चलो 5-10 मिनट लेट आए तो एंट्री कर देते हैं। तो डिपेंड करता है पॉलिसीज़। ये हालांकि मैंने स्कूल का एग्जांपल दिया, लेकिन यहाँ पे गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ है। इंफ्रास्ट्रक्चर और एंटरप्रेन्योर भी डिपेंड करता है कि आपका इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, कैसा नहीं है, कितनी फैसिलिटी आप अपने जो वर्कर्स हैं उनको दे रहे हो। एंटरप्रेन्योरशिप कैसा है, कैसे बिजनेस जिनके साथ आप वर्क कर रहे हो वो कैसे हैं, कैसे नहीं। ये सारी ह्यूमन फैक्टर्स होते हैं जो आपकी इंडस्ट्री को इफ़ेक्ट करते हैं। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया हो। अगला क्वेश्चन आता है, डिस्टिंग्विश बिटवीन द पब पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज। यानी आपको डिफरेंस क्रिएट करना है पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज़ के अंदर। तो ये बहुत ही सिंपल है। देखो, पब्लिक सेक्टर जो होता है, अगर सिंपल इसका मैं बता देता हूँ, इसको पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं, बस मेरी वॉइस को ध्यान से सुनो। पब्लिक सेक्टर जो होता है उसका मेन मतलब होता है प्रॉफिट कमाना। और जो पब्लिक सेक्टर है, जब वो प्रॉफिट कमाने के चक्कर में नहीं रहता, उसका मेन मतलब होता है कि सोशल वेलफेयर हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का भला हो। तो ऐसे में कौन काम करता है? ऐसे में गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट काम करती है। जैसे कि यहाँ देखिए दिया है, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। ये कुछ ऐसी संस्थाएं हैं, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन हैं, गवर्नमेंट है जो कि हमारे लिए काम करती है। जैसे कि पार्क बनाया जाता है, पार्क बनाने का क्या पर्पस हुआ है? क्या इससे गवर्नमेंट को कोई फ़ायदा पहुंच रहा है? नहीं, गवर्नमेंट को फ़ायदा नहीं पहुंच रहा है। ये हमारे लिए बनाए जाते हैं। गवर्नमेंट स्कूल्स खोलती है, रोड बनाती है, किसके लिए खोलती है? हमारे लिए, यानी सोशल वेलफेयर के लिए किया जाता है। और इनका मेन मोटिव प्रॉफिट कमाना नहीं होता। इसी का सेम अपोजिट होता है प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर इसी वजह से वो होता है ताकि वो लोग अपना प्रॉफिट कमा सके। और इसको जो ऑपरेट करते हैं वो तो या तो कोई एक इंडिविजुअल ऑपरेट करता होगा, या फिर कई सारे इंडिविजुअल्स क्या होते हैं, मिलकर अपने ग्रुप बना लेते हो, कई सारे लोग मिलकर इस इंडस्ट्री को चलाते हैं। जैसे कि ब्रिटानिया इंडस्ट्री हो गई। ये देखो, आप जाते हो मार्केट में, अगर बिस्किट वगैरह ख़रीदते हो तो आपको पैसे देने पड़ते हैं, उसके बदले आप चीज़ें खरीदते हो। ठीक है, तो मेनली प्राइवेट से जो सेक्टर होता है उसका मेन मोटिव होता है कि पैसे कमाना, बस, चाहे वो कैसे कमाए। पब्लिक सेक्टर का मेन मोटिव ये होता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करे, सोशल वेलफेयर करे, लोगों का भला करे। वो अपने जो भी पॉलिसीज़ वगैरह बनाता है लोगों के भले के लिए बनाता है। पर प्राइवेट सेक्टर ऐसा नहीं करता, वो पॉलिसीज़ अपनी बनाता है प्रॉफिट कमाने के लिए। ठीक है, और ये होता है, यही इसका एग्जाम्पल है। तो आप इस सारी चीज़ों को भी लिख सकते हो, और जो मैंने बताया उसको भी आप ऐड करके लिख सकते हो। हालांकि वही है, सेम ही है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। क्वेश्चन 4 आता है, वाई मोस्ट ऑफ जूट मिल्स आर लोकेटेड इन वेस्ट बंगाल। क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो जूट मिल्स हैं वो ज़्यादातर वेस्ट बंगाल के अंदर क्यों लोकेटेड हैं। तो पहली चीज़ आपको ये ध्यान रखने वाली, जो 1 मार्क में भी हो सकता है पूछ ले, द वेस्ट बंगाल इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ जूट इन इंडिया। इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा अगर जूट कहीं प्रोड्यूस होता है तो वो और कहीं नहीं, वेस्ट बंगाल है। वेस्ट बंगाल के अंदर ही सबसे ज़्यादा जूट को प्रोड्यूस किया जाता है। दूसरा आता है अबेंडेंट, यानी लार्ज अमाउंट एंड इनएक्सपेंसिव वाटर फ्रॉम द हुगली रिवर फ्रॉम प्रोसेसिंग रॉ जूट। देखो, रॉ जूट जो होता है, जो जूट मटेरियल होता है, उसके लिए वाटर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो ऐसे में जो हुगली रिवर है वो लार्ज अमाउंट से उनको पानी मिल पाता है। दूसरा चीज़, वो बहुत उस जो पानी उनको मिलता है वो रेट उसका बहुत ही ज़्यादा चीप होता है, सस्ता होता है। तो इसी वजह से यही दो मेन रीज़न है जिसकी वजह से ज़्यादातर जो जूट मिल्स हैं वो वेस्ट बंगाल के अंदर लोकेटेड है। क्योंकि सबसे ज़्यादा जूट जो होता है ना, उसको प्रोसेस करने के लिए पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो पानी यहाँ पे मिल भी रहा हो, साथ ही साथ सस्ता भी मिल रहा है। थर्ड आता है, चीप लेबर फ्रॉम वेस्ट बंगाल, बिहार, उड़ीसा,
उत्तर प्रदेश की बहुत सारी अब जाहिर सी बात है, आप अगर मिल है तो वहाँ पे लेबर भी काम करेंगे, तो लेबर जो है वेस्ट बंगाल से, बिहार से, उड़ीसा से, उत्तर प्रदेश, इन सब स्टेट से बिहार जो लेबर्स है वो बहुत ही चीप रेट पर मिल जाते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं तो मतलब कम पैसों में काम इनका हो जाता है। डी पॉइंट आता है सपोर्टेड बाय अ गुड नेटवर्क ऑफ रेलवेज, रोडवेज एंड वाटरवेज टू फैसिलिटेट मूवमेंट ऑफ रॉ मटेरियल्स टू द मिल्स। देखो क्या होता है कि जब आप अपने इस जूट को बना लोगे तो आप इसको भेजोगे भी, अलग अलग जो स्टेट्स हैं उनको प्रोवाइड भी करवाओगे, जो अलग अलग फैक्ट्री वगैरह उनको भी आप बेचोगे। तो ऐसे में क्या होता है कि नेटवर्क होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और ये वेस्ट बंगाल के अंदर है। रेलवे है, रोडवे है, वाटरवेज है। तो ये सारे जो तरीके हैं, अगर इनको वाटरवे के थ्रू पहुंचाना है वाटरवे के थ्रू पहुंचा सकते हैं, रोडवे के थ्रू पहुंचाना है रोडवे के थ्रू पहुंचा सकते हैं, रेलवे के थ्रू पहुंचाना है तो रेलवे के थ्रू भी पहुंचा सकते हैं। अगर हालांकि एयर के थ्रू पहुंचाना चाहे तो वो भी पहुंचा सकते हैं, हालांकि इसमें मिसिंग है। हो सकता है ऐसा इस वजह से भी ना हो क्योंकि जो एयर है वो थोड़ा एक्सपेंसिव हो जाता है, तो इस वजह से इन्होंने नहीं लिखा इसमें। ठीक है। ई आता है इन एक्सपेंसिव चीप वाटर ट्रांसपोर्ट एंड कोलकाता पोर्ट फॉर एक्सपोर्ट जूट गुड्स। दरअसल क्या होता है, सबसे ज़्यादा हमें पता है सबसे चीपेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या है, वाटरवेज है। वाटरवेज, और सबसे एक्सपेंसिव जो होता है वो हमारा एयरवेज होता है। वाटरवेज क्योंकि वो रिवर के पास है, मतलब कोस्टल एरिया के पास हमारा वेस्ट बंगाल देखने को मिल जाता है, तो ऐसे में वहाँ पे पोर्ट हैं, और वो पोर्ट क्या करते हैं, दूसरे अगर देशों में भेजना हो तो उस पोर्ट के थ्रू जा सकता है, या फिर अगर हमारे देश के अंदर भेजना हो तो हम उसके थ्रू भी भेज सकते हैं, पोर्ट के थ्रू। जैसे मुंबई जाएंगे तो घूम के हम पहुँच जाएंगे। एफ आता है बीइंग अ लार्ज अर्बन सेंटर कोलकाता प्रोवाइड्स बैंकिंग, इंश्योरेंस एंड अदर फैसिलिटीज़। क्योंकि जो कोलकाता है वह तो वो बहुत ही अर्बन सेट है, यानी जहाँ पे लोकेटेड है कोलकाता है। कोलकाता ना बहुत आसपास का जो इलाका है एकदम बहुत कह सकते हैं अर्बन एरिया, मतलब शहरी है, मतलब वहाँ पे हर चीज़ आपको फैसिलिटी मिल जाएगी। तो इसकी वजह से क्या होता है कि अगर जो वहाँ पे मिल्स वगैरह है उनको बैंकिंग इंश्योरेंस भी मिल जाता है, कि जैसे वो फसल वगैरह ग्रो करते तो उस पर इंश्योरेंस ले लेते कि कभी उनकी फसल ख़राब हो गई, तो ऐसे में उनको थोड़ा हेल्प मिल जाता है कि कुछ पैसा बैंक दे देगा और कुछ थोड़ा बहुत घाटा हम भी सह लेंगे। तो इस पर बहुत ही ज़्यादा हेल्प हो जाता है। तो क्योंकि ये तभी पॉसिबल हो सकता है ना जब वहाँ पे बैंक हो, क्योंकि कोलकाता जो है बहुत ही अच्छा अर्बन सेंटर है, तो ऐसे में बैंकिंग का होना और भी अलग इंस्टीट्यूशंस का होना वहाँ पर जायज़ है। तो यही सारे रीजंस है, चीप लेबर, पानी का होना, जो रोडवेज, मील्स वगैरह ये सब सस्ता होना, जो मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है ये इसका चीप होना, और बैंकिंग का होना, वहाँ पर अर्बन सेंटर्स होना, इस तरीके की जो चीज़ें हैं वो यही वेस्ट बंगाल के अंदर जूट मिल्स को ज़्यादा से ज़्यादा है वहाँ पर। अगला क्वेश्चन फिफ्थ आता है हमारा, वाई द मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री आर कंसिडर द बैकबोन ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। क्वेश्चन ये कहा जाता है कि क्यों मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज कंसिडर है बैकबोन ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, यानी जो डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, अगर देश का डेवलप किया जाए तो उसके अंदर क्या होता है, सबसे ज़्यादा जो रोल प्ले करता है इंडिया के डेवलपमेंट के अंदर वो होता है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। तो वो क्यों है और इसे बैकबोन भी कंसिडर किया जाता है। देखो ह्यूमन बॉडी के अंदर सबसे जो मेन पार्ट होता है वो होता है बैकबोन, हमारा रीढ़ की हड्डी। अगर हमारी शरीर के अंदर रीढ़ की हड्डी ना हो, बैकबोन ना हो, तो क्या इंसान खड़ा हो सकता है? बिल्कुल नहीं, उसकी शरीर पूरी तरीके से बेंड हो जाएगी। तो सेम इसी तरीके से अगर देश को डेवलप करना है तो ऐसे में जो मैन्युफैक्चर इंडस्ट्रीज़ है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट या की रोल प्ले करता है, इसे बैकबोन भी कहा जाता है। और यहाँ से लेकर यहाँ तक मैंने यही एक्सप्लेन किया है। तो सबसे पहला आता है फर्स्ट ए, हेल्प इन मॉडर्नाइजिंग एग्रीकल्चर। बिल्कुल क्या होता है, जो इंडस्ट्री होता है वो एग्रीकल्चर को मॉडर्न करने में हेल्प करता है। कैसे? वो इस तरीके से हेल्प करता है जैसे कि वो ट्यूबवेल्स बनाता है, वो पेस्टिसाइड्स बनाता है, फर्टिलाइजर्स बनाते हैं। ये सारी चीज़ें कहाँ से बनकर आती है? ये सारी चीज़ें मैन्युफैक्चर होती हैं।
तो इनको एग्रीकल्चर को क्या करता है, प्रमोट करने में, मॉडर्न करने में हेल्प करता है। दूसरा होता है प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट सेकेंडरी एंड टर्शरी सर्विस सेक्टर, और मैन्युफैक्चर जो इंडस्ट्रीज़ है वो सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करवाता है। जैसे सेकेंडरी सेक्टर में अगर हम बिज़नेस करते हैं, अगर हम कोई मील वगैरह लगा रहे, इंडस्ट्री लगा रहे, तो हमें लेबर की ज़रूरत होगी, तो यहाँ से एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो गया। अब टर्शरी सेक्टर हमें पता है सर्विसेज का होता है, जैसे मान लेते हैं कोई चीज़ प्रोडक्शन तैयार हो गया तो उसको हम एक जगह से दूसरी जगह भेजेंगे, तो ऐसे में हमें ट्रांसपोर्ट की रिक्वायरमेंट होगी ना। तो ट्रांसपोर्ट किस में आता है, हमारा टर्शरी सेक्टर में आता है। तो यहाँ पे जो टर्शरी सेक्टर के अंदर वर्क कर रहे हैं लोग, उनको भी यहाँ पे जॉब मिल जाती है, तो ये हो सकता है। सी आता है ब्रिंग्स इन मच नीडेड फॉरेन एक्सचेंज, यानी फॉरेन एक्सचेंज को भी ये क्रिएट कराता है। अब ये फॉरेन एक्सचेंज क्या होता है, फॉरेन एक्सचेंज का मतलब होता है कि बाहर से भी ये पैसा खींच कर अपने देश के अंदर लाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर बाहर के लोग हमारी चीज़ों को ख़रीदते हैं, अगर हमारे प्रोडक्ट को ख़रीद रहे हैं, तो पैसा कहाँ से आ रहा है, बाहर से आ रहा है ना। फॉरेन के देश हमें पैसा दे रहे, तो इसी को फॉरेन एक्सचेंज कहा जाता है। कि अगर हमारी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज अगर धीरे धीरे डेवलप हो जाती है और बढ़िया हो जाती है, तो इससे क्या होता है कि जो बाहर के जो लोग हैं वो हमारी चीज़ों को ख़रीदते हैं और वो पैसा अपने देश का देते हैं, जिससे बाहर का पैसा हमारे देश के अंदर आ जाता है। डी आता है इज़ हेल्पफुल इन प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट इन पॉवर्टी। बेसिकली यहाँ पे ये कहने का मतलब है, थोड़ी सी लाइन अटपटी है, पर ये यहाँ पे कहने का ये मतलब है कि जो एम्प्लॉयमेंट है इसको जनरेट करवाता है और पॉवर्टी को धीरे धीरे डिक्रीज़ करता है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़। जाहिर सी बात है, अगर आपको जॉब मिलेगी तो पॉवर्टी धीरे धीरे कम हो जाती है सोसाइटी के अंदर। मेन ये देखा जाता है कि अगर पॉवर्टी का एक रीज़न ये भी है कि जॉब ना मिलना, लोगों के पास जॉब ना होना, तो अगर एम्प्लॉयमेंट होगा तो पॉवर्टी भी धीरे धीरे ख़त्म हो जाती है। अगला आता है इंक्रीज़ द नेशनल इनकम, देश की जो इनकम है उसको इन्हेंस करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है मैन्युफैक्चर इंडस्ट्रीज़। और एफ आता है फुलफिल डेली नीड्स, हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ हमारी डेली नीड्स को फुलफिल करते हैं। जैसे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ में ब्रेड बनता है, दूध भी बन के आता है। बेसिकली दूध बन के नहीं आता, उसकी पैकिंग होती है ना। आज आप तक क्यों दूध वगैरह आ पा रहा है, क्योंकि उसकी पैकिंग हो पाती है। अगर पैकिंग ना हो पाए तो बहुत मुश्किल होता आज शहरों में दूध मिल पाना, क्योंकि यहाँ पे कोई गाय भैंस उतना पालती नहीं है। तो ये ज़्यादातर जो दूध वगैरह आते हैं वो आते हैं गांव से ही हमें मिलता है। फुलफिल डेली नीड्स में जैसे कि ब्रेड वगैरह हो गया, ये भी हमारी नीड को फुलफिल करता है। कपड़ों को मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, फ़ोन हो गया ये भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ है। लैपटॉप है वो भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, सारे एग्जांपल है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ के। अगला आता है क्वेश्चन 6, विच चैलेंजेस आर बीइंग फेस्ड बाय द शुगर इंडस्ट्री इन इंडिया, यानी भारत के अंदर जो शुगर इंडस्ट्री है वो किस तरीके की प्रॉब्लम को फेस करे। देखो, अगर या तो एग्जाम में पूछ ले पहले किस तरीके की प्रॉब्लम को फेस करते हैं और अब किस तरीके की प्रॉब्लम को फेस किया जा रहा है, तो आप दोनों का आंसर इसे ही लिख सकते हो, क्योंकि कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है। तो पहला आता है दिस इज़ अ सीजनल एंड शॉर्ट इंडस्ट्री, क्योंकि जो शुगर इंडस्ट्री है तो हमें पता है शुगर जो होता है वो शुगर कैन से मिलता है, यानी गन्ने से हमें मिलता है। तो गन्ने को जो एक सीजनल क्रॉप है ये एक समय पे ही ग्रो किया जाता है, यानी कह सकते हो कि एक साल में बस एक ही बार ग्रो किया जाता है, या फिर यूँ भी कह लीजिए कि इसे ग्रो करने में पूरे एक साल लग जाते हैं। तो इसे सीजनल क्रॉप कहा जाता है। ये शॉर्ट इंडस्ट्री, साल भर के अंदर केवल एक ही बार आप ग्रो कर सकते हो, एक ही टाइम ये ग्रो होगा, क्योंकि टाइम इसको एक साल लग जाता है। शुगर कैन प्रोडक्शन इज़ पर हेक्टेयर इज़ लो, मतलब जितने भी फार्मर हैं वो शुगर कैन का जो प्रोडक्शन करते हैं वो जितनी ज़मीन पर होना चाहिए, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी ज़मीन से उनको 10 क्विंटल निकलना चाहिए तो उस ज़मीन से उनको 8 क्विंटल निकल पा रहा है, 6 क्विंटल निकल पा रहा है। तो यानी उनको जितना मिलना चाहिए उस ज़मीन से उतना प्रोडक्शन वो नहीं कर पाते। सी आता है ओल्ड मशीन इन यूज़ एंड इन एफिशिएंट मेथड ऑफ प्रोडक्शन। पहली चीज़ क्या है कि ओल्ड मशीनों का अभी भी यूज़ किया जाता है, ओल्ड टेक्निक का यूज़ किया जाता है शुगर कैन की खेती करने के लिए। दूसरी चीज़ क्या होता है, जो प्रोडक्शन करने का जो मेथड होता है, क्योंकि अब समय के साथ साथ मेथड चेंज हो जाता है। पहले कुछ और टेक्निक्स हुआ करते थे, अब कुछ और टेक्निक हुआ करते थे, लेकिन आज भी जो लोग हैं विलेज के अंदर, गांव के अंदर, वो उतने ज़्यादा उनके बारे में अवेयरनेस नहीं है, तो पुराने मेथड्स को ही यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से उनका जो प्रोडक्शन है वो कम रहता है, उतने का उतना रहता है, बल्कि कम हो जाता है, बढ़ता नहीं है।
डी पॉइंट आता है नीड्स टू मैक्सिमाइज द यूज़ ऑफ बैगेज। बैगेज क्या होता है कि जैसे क्या होता है, कभी आप गन्ने की जूस की दुकान पे गए होगे अपने पापा मम्मी के साथ, बचपन में मैं तो जाता था। तो क्या होता है कि आपको जूस का गिलास देते हैं, जब आप देखते हो कि जब गन्ने की मशीन में वो गन्ना डालते हैं तो गन्ने को बाद क्या होता है उसका वो छिलका बच जाता है, उसी को बैगेज कहा जाता है, गन्ने का छिलका कह लीजिए। जो बैगेज होता है उसका भी यूज़ कर सकते हैं हम लोग, लेकिन हम लोग उसका यूज़ नहीं कर पाते। तो हमें क्या करना चाहिए कि जो बैगेज है उसके भी यूज़ को हमें बढ़ाना चाहिए ताकि वो कहीं और यूज़ हो जाए, वेस्ट ना हो हमारा। ये आता है ट्रांसपोर्ट डिले इन रीचिंग कैन टू फैक्ट्रीज। क्या होता है, जो यहाँ पे केन का मतलब है शुगर कैन। क्या होता है कि ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अच्छी नहीं है, जिसकी वजह से जो गन्ना है वो फैक्ट्रीज़ के अंदर सही समय पर नहीं पहुँच जाता है, जिसकी वजह से डिले हो जाता है, लॉस तो हो ही जाता है। कोई चीज़ अगर डिले होगा, लेट होगा तो प्रॉब्लम तो हो ही जाती है। तो ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी अच्छी नहीं है। तो ये कुछ प्रॉब्लम है शुगर इंडस्ट्री की। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन आता है 7, एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री आर नॉट सेपरेट बट कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, एक्सप्लेन। देखो कहा जा रहा है कि एग्रीकल्चर और जो इंडस्ट्री है वो अलग नहीं है पर कॉम्प्लीमेंट्री है एक दूसरे की। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है कि एक दूसरे को क्या करती है, प्रमोट करती हैं। ठीक है, अलग अलग नहीं है पर एक के साथ एक है। ठीक है, जैसे चाय है तो चाय में चीनी है, अगर चाय है तो चाय पत्ती है, तो हम इस तरीके से समझ सकते हैं। एग्रीकल्चर क्या करता है, रॉ मटेरियल को प्रोड्यूस करता है, जैसे कि कॉटन होता है, शुगर कैन हो गया, बहुत सारी चीज़ बिग क्वांटिटी में प्रोड्यूस करता है। और जो इंडस्ट्री होती है वो क्या करती है, देखो अब ये जो कॉटन शुगर ये कहाँ जाएगा, ओवरऑल कॉटन जो धागे होगे बनते हैं, शुगर होता है, ये कहाँ जाएगा, फैक्ट्रियों में जाएगा कपड़े बनने के लिए, शुगर कैन जाएगा चीनी बनने के लिए। तो ओवरऑल ये जाएगा है मैन्युफैक्चर इंडस्ट्री या फिर कह लीजिए इंडस्ट्रीज़ में जाएगा। अब इंडस्ट्रीज़ की तरफ से क्या एग्रीकल्चर को मिलता है, इंडस्ट्रीज़ की तरफ से एग्रीकल्चर को फर्टिलाइजर्स मिलता है, पेस्टिसाइड मिलता है, मशीन्स मिलता है, ताकि ये क्या कर सकते हैं कि एग्रीकल्चर के अंदर अपनी जो प्रोडक्शन है उसको इंक्रीज़ कर सके। तो यहाँ हम ये समझते हैं कि एग्रीकल्चर भी इंडस्ट्री मैन्युफैक्चर इंडस्ट्रीज़ को कुछ ना कुछ देता है और मैन्युफैक्चर इंडस्ट्रीज़ भी एग्रीकल्चर को कुछ ना कुछ देता है। इसी को कहा जाता है कॉम्प्लीमेंट्री। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगला आता है क्वेश्चन 8, व्हाट आर द प्रॉब्लम्स एट बिफोर द कॉटन इंडस्ट्री इन इंडिया। यानी प्रॉब्लम्स क्या थी पहले कॉटन इंडस्ट्री के अंदर, भारत के अंदर। तो अभी भी वैसे ही वही है, वही भी लिख सकते हो, आंसर चल जाएगा आपका, कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। ओल्ड एंड ट्रेडिशनल टेक्निक, भारत के अंदर अभी भी पुराने और ट्रेडिशनल टेक्निक को यूज़ किया जाता है कॉटन के लिए, उसको फॉर्म करने के लिए, बनाने के लिए। लो आउटपुट ऑफ लेबर, यानी जो लेबर काम करते हो पूरा यूटिलाइज़ नहीं कर पाते, मतलब जितना उनका एफिशिएंट है उस एफिशिएंट के बेस पे वो काम नहीं कर पाते। जैसे कि अगर आप 10 पेज लिख पाते हो तो आपको 5 ही पेज लिखवाया जाता है, 2 ही पेज लिखवाया जाता है, तो लेबर पूरा आउटपुट अपना नहीं दे पाते। तो इस वजह से स्टिफ कंपटीशन विद द सिंथेटिक फाइबर इंडस्ट्री। दूसरी चीज़ है जो कॉटन है उसको सिंथेटिक जो फाइबर है ये कड़ी टक्कर दे रहा है, तो इस वजह से भी इसका ग्रोथ उतनी ज़्यादा नहीं हो पा रहा है। तो सिंथेटिक फाइबर क्या होता है आप लोग देख सकते हो जाकर गूगल पे कैसे होता है, वैसे समझ में आ जाएगा। या फिर अपने मम्मी से पूछ लीजिएगा या पापा से पूछ लीजिएगा, वो बता देंगे आपको। कपड़े आप देख भी लीजिएगा, टच करके फील करके। कॉटन तो हो सकता है ज़्यादातर लोगों ने पहना हो इस वक्त कपड़े। आता है डी, इरेटिक पावर सप्लाई। इरेटिक पावर सप्लाई का मतलब होता है कि भाई पावर, क्योंकि जाहिर सी बात है आप मशीन चला रहे हो तो मशीन चलाने के लिए पावर की ज़रूरी होती है। तो इरेटिक पावर सप्लाई का मतलब होता है कि उनको पावर की सप्लाई मिल ही नहीं पाती, उनको जो प्रॉपर इलेक्ट्रिसिटी मिलनी चाहिए इंडस्ट्री को, कॉटन इंडस्ट्री मिल ही नहीं पाता। जब उसको मिल ही नहीं पाएगा तो कैसे प्रोडक्शन कर पाएगा, मशीनें बंद पड़ी रहेंगी तो बंद मशीनें थोड़ी ना काम कर पाएगी, ये होता है। ई पॉइंट आता है लैक ऑफ न्यू मशीन एट द नीड अपग्रेडेशन, अब स्पेशली वेविंग एंड प्रोसेसिंग सेक्टर। नई मशीनों का लैक है, हमारे पास नई मशीनें हैं पर बहुत नई मशीनें नहीं हैं। दूसरी चीज़ उनको अपग्रेड करने की ज़रूरत है, जो भी मशीन का हम यूज़ करते हैं, जो भी कॉटन इंडस्ट्रीज़ के अंदर मशीनें यूज़ होती है उसको अपग्रेड करने की ज़रूरत है। खासकर वीविंग और प्रोसेसिंग सेक्टर, जहाँ पे धागों को सिला जाता है या उसको मतलब कॉटन से जहाँ पे धागा बनाया जाता है अलग करके, उस सेक्टर के अंदर हमें अपग्रेड करने की ख़ास तौर पर ज़रूरत है।
तो आई होप ये वाला क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। मूव करते हैं क्वेश्चन 9 की तरफ। वाई द डेवलपमेंट ऑफ सीमेंट इंडस्ट्री इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर कंट्री। क्वेश्चन ये कह रहा है कि सीमेंट इंडस्ट्री का डेवलपमेंट हमारे लिए क्यों ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो पहली चीज़ इसका आप आंसर समझो कि सीमेंट एक ऐसी चीज़ है जो हर जगह यूज़ होती है। इवन आपका जो घर बना है वो भी सीमेंट से बना है, रोड में भी सीमेंट का यूज़ हुआ है। बात करते हैं ए से लेकर एयरपोर्ट हो गया, रोड वगैरह हो गया, डैम हो गया, फैक्ट्री हो गया, हॉस्पिटल्स हो गए, स्कूल्स हो गए, हर जगह सीमेंट का यूज़ है। तो सीमेंट इंडस्ट्री भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्री है हमारे देश के लिए। पहला पॉइंट यही हमें बताता है। बी पॉइंट कहता है आवर सीमेंट इंडस्ट्री प्रोवाइड्स अ बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट। हमारी जो देश के अंदर जो सीमेंट निकाला जाता है वो सीमेंट बहुत ही अच्छी क्वालिटी का होता है। और क्योंकि हमारे देश के अंदर सीमेंट अच्छी क्वालिटी का होता है तो इस वजह से एशिया हो गया, अफ्रीका हो गया, और इवन इंडिया के अंदर भी हमारी सीमेंट की डिमांड बहुत ज़्यादा है। एशिया के कंट्रीज़ हमारी सीमेंट को मंगाते हैं, अफ्रीका के जो देश हैं वहाँ पे जो हैं वो लोग भी हमारी सीमेंट को मंगवाते हैं, कहते हैं इंडिया से लेकर आएंगे, वो अच्छी क्वालिटी का देते हैं। डी आता है द इंडस्ट्री इज़ डूइंग वेल इन प्रोडक्शन एज एक्सपोर्ट। ये प्रोडक्शन भी इसका अच्छा खासा हो रहा है और एक्सपोर्ट भी कर पा रहा है। ये नहीं हो पा रहा, मतलब ये है कि जितना हमें चाहिए उतना हम उसका प्रोड्यूस भी कर पा रहे हैं, सीमेंट को ज़मीन से निकाल भी पा रहे हैं। और दूसरी चीज़ जितना हमें दूसरे देशों को सप्लाई करना है हम एक्सपोर्ट भी कर पा रहे हैं। तो सीमेंट इंडस्ट्री काफ़ी अच्छा कर रही है देश के अंदर। डी आता है डी कंट्रोल ऑफ प्राइस एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिंस 1989 द अदर टर्म पॉलिसी रिफॉर्म लेट द सीमेंट इंडस्ट्री टू मेक अ रैपिड स्ट्रिड्स इन कैपेसिटी, प्रोसेस, टेक्नोलॉजी एंड प्रोडक्शन। कहा गया है कि पॉलिसी की चेंज होने की वजह से, प्राइस और डिस्ट्रीब्यूशन चेंज होने की वजह से क्या हुआ है कि हमारी जो सीमेंट इंडस्ट्री उसने काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ किया, पॉलिसी रिफॉर्म हुई है जिसकी वजह से इंडस्ट्री, सीमेंट इंडस्ट्री के लिए रास्ता और खुल गया है। पहले हो सकता है रुकावटें थी जिसकी वजह से उनको बैरियर इसने थे कि उसको आगे बढ़ने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता था, लेकिन अब हो सकता है बैरियर हटा दिए गए हैं जिसकी वजह से क्या हुआ है, सीमेंट इंडस्ट्री की जो ग्रोथ है ना काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से हुई है और ये हमारे देश को काफ़ी आगे लेकर जा रहा है। क्वेश्चन 10 आता है हमारा, हाउ द लिबरलाइजेशन एंड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हैव मेड अ रैपिड ग्रोथ इन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। एक्सप्लेन करिए कि किस तरीके से जो लिबरलाइजेशन है या फिर यूँ कह या फिर FDI जिसे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के नाम से भी जाना जाता है, किस तरीके से इसने ऑटोमोबाइल जो इंडस्ट्री है उसकी ग्रोथ को किया है, इसको आपको एक्सप्लेन करना है। तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के अंदर आप ये होता है जैसे कार हो गया, बस हो गया, पैसेंजर हो गया, 3 व्हीलर हो गया, ई रिक्शा हो गया, ये सारे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के अंदर आते हैं। तो किस तरीके से फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का मतलब कि किस तरीके से बाहर के देश भी भारत के अंदर आकर फैक्ट्रियाँ लगा रहे हैं, यानी जैसे कि अब रिसेंटली टेस्ला आने वाली है भारत के अंदर, ठीक है, वो आकर यहाँ पर अपनी फैक्ट्री लगाएगी। और इवन जो बड़ी बड़ी कार है जैसे कि BMW हो गई, फरारी हो गई, तो हो सकता है ये लोग भी अपने यहाँ पे शोरूम्स वगैरह खोलते हैं। तो आखिरकार ये कैसे हो पा रहा है पॉसिबल, ठीक है। तो इसका आंसर कहता है कि द कमिंग इन ऑफ न्यू एंड कंटेम्परेरी मॉडल स्टिमुलेटेड द डिमांड्स फॉर व्हीकल्स इन मार्केट आफ्टर द लिबरलाइजेशन। देखो लिबरलाइजेशन होने की वजह से क्या हो, यानी लिबरलाइजेशन का मतलब होता है देश की पॉलिसी सिंपल हो जाने की वजह से बाहर के जो देश हैं, बाहर के जो मैन्युफैक्चरर हैं ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के, वो भारत के अंदर आ रहे हैं और फैक्ट्रियाँ लगा रहे हैं, यहाँ पर ही वो असेंबल करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर असेंबल नहीं कर पा रहे तो कम से कम अपना शोरूम तो खोल ही रहे हैं। और बी आता है इट लेड टू द हेल्थी ग्रोथ ऑफ द इंडस्ट्री इंक्लूडिंग पैसेंजर कार 2 and 3 व्हीलर। जाहिर सी बात है अगर वो बाहर से आकर यहाँ पे हमारे देश के अंदर फैक्ट्री खोलते हैं तो यहाँ के लोगों को जॉब मिलती है, कार्स की डिमांड को, जितनी डिमांड हो रही है उसको फिलफिल कर पाएंगे, ठीक है। और देश के अंदर कंपटीशन होगा तो दूसरे जो भारत के जो मैन्युफैक्चरर है उनको कंपटीशन मिलेगा और कंज्यूमर को इसका फ़ायदा मिलेगा कि उनको सस्ते दामों पर और अच्छी क्वालिटी की चीज़ें उनको मिल जाएगी। सी पॉइंट आता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ब्रॉट अ न्यू टेक्नोलॉजी एंड अलाइंग द इंडस्ट्री विद द ग्लोबल डेवलपमेंट। क्या बता रहा है सी पॉइंट कि जब बाहर के देश यहाँ पर आएंगे अपनी फैक्ट्री लगाने के लिए तो मेन मोटिव क्या होगा कि हमारे लिए अच्छा काम करें ना, उनका मेन मोटिव होगा कि इस देश से हम खूब ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमा कर जाएँ। तो ऐसे में वो क्या करेंगे कि नई टेक्नोलॉजी लेकर आएंगे ताकि यहाँ पर क्या होगा, हमारे को फ़ायदा मिले।
और इसकी वजह से हमें भी फ़ायदा मिल जाता है, हमारे देश को भी फ़ायदा मिल जाता है, क्योंकि हमारे पास नई टेक्नोलॉजी आ जाती है। ठीक है, इससे हमारा ग्रोथ भी काफ़ी बढ़ जाता है। डी पॉइंट आता है द इंडस्ट्री हैड एक्सपीरियंस क्वांटम जंप इन लेस देन 15 ईयर्स। और इस जो इंडस्ट्री है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, इसने क्वांटम जंप किया, मतलब बहुत ही तेज़ी से इसने ग्रोथ किया 15 साल के अंदर। मतलब 15 साल के अंदर जितना इसने पहले नहीं किया था, उससे ज़्यादा इसने 15 सालों के अंदर इसने की ग्रोथ जो है काफ़ी बढ़ गई है। अगर प्रेजेंट में देखें तो 15 मैन्युफैक्चर हैं पैसेंजर कार के, 9 है कमर्शियल व्हीकल के और 14 हैं 2 और 3 व्हीकल्स के। तो ये सारे जो मैन्युफैक्चर यूनिट्स हैं, मतलब इतनी फैक्ट्रियां हैं बड़ी बड़ी, जो पैसेंजर कार को बनाती है, कमर्शियल व्हीकल को बनाती है, और 2 व्हीलर्स या फिर 3 व्हीलर्स को बनाती है, और हमारे देश की जो डिमांड है उसको क्या करती है, पूरी करती है। अगला क्वेश्चन हमारा आता है 11, विच चैलेंजेस आर बीइंग फेस्ड बाय द जूट इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। कि हमारे देश के अंदर जूट इंडस्ट्री जो है वो किस तरीके की प्रॉब्लम को फेस कर रही है। जूट इंडस्ट्री कहाँ होती है, वेस्ट बंगाल के अंदर, हमने अभी पढ़ा। अब ये आता है कि क्या चैलेंजेस है उसके सामने। थिंग्स फ्रॉम सिंथेटिक फाइबर आर इन मार्केट। सिंथेटिक जो फाइबर है वो उसको जूट को दे रहा है कंपटीशन, क्योंकि जूट थोड़ा एक्सपेंसिव है और जो सिंथेटिक फाइबर है वो चीप है। बी पॉइंट यही एक्सप्लेन कर रहा है, सिंथेटिक फाइबर इज चीप कंपेयर टू जूट। सिंथेटिक जो फाइबर थोड़ा सस्ता पड़ जाता है अगर जूट से कंपैरिजन करें। जूट आप लोगों को पता होता है कि जो आलू की बोरी आती है जिसमें जो ब्राउन कलर की होती है वही जूट का बना हुआ होता है। या कभी आप वैष्णो देवी गए हो तो वहाँ पे जो एक बैग मिलता है कपड़े टाइप का, तो वो जूट का बना हुआ होता है, मतलब धागा धागा जैसा लगा रहता है उसमें, वो जूट का ही बना रहता है, ऐसा लगता है रस्सी से बना दिया है। सी आता है जब जूट कल्टीवेशन इज़ वेरी एक्सपेंसिव एंड हार्ड। जूट का जो कल्टीवेशन है बहुत ही महंगा है और इसको करने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। द स्टिफ कॉम्पिटिशन इज़ इंटरनेशनल मार्केट फ्रॉम द अदर सब्सिट्यूट एज अ बिग चैन। और इंटरनेशनल मार्केट के अंदर जूट के अलावा और कई सारे सोर्स हैं जिसकी वजह से लोग जूट को उतना कम पसंद करते हैं, और जो जैसे सिंथेटिक फाइबर हो गया और भी मार्केट के अंदर जो इस टाइप के फाइबर्स हैं उनको वो ज़्यादा पसंद करते हैं, लेते उसको ज़्यादा परचेज करते हैं। तो ऐसे में जूट इंडस्ट्री थोड़ा बहुत लॉस में चलता है। बांग्लादेश इज़ अ बिग चैलेंज एज अ कॉम्पिटिटर वाइल ब्राज़ील, फिलीपींस, इजिप्ट एंड थाईलैंड आर द अदर कॉम्पिटिटर्स। भारत के सामने जो हमारा भारत का पड़ोसी देश है बांग्लादेश, वो कंपटीशन है, वहाँ पे भी खूब ज़्यादा प्रोडक्शन होती है जूट की। ब्राज़ील करता है, फिलीपींस करता है, इजिप्ट करता है, थाईलैंड करता है। ये सारे हमारे जो कंट्री आपको दिख रहे हैं हमारे कॉम्पिटिटर हैं। और आता है हमारा क्वेश्चन 12, आता है डिस्क्राइब द वेरियस मेजर टेकन बाय द इंडस्ट्री टू रिड्यूस द इन्वायरमेंटल पोल्यूशन। आपको क्या करना है, डिस्क्राइब करना है वेरियस मेजर जिसकी वजह से इंडस्ट्री के अंदर जो इन्वायरमेंटल पोल्यूशन है वो कम किया जाए। ठीक है, तो पहला आता है पोल्यूटेड वाटर शुड बी ट्रीटेड बिफोर ड्रेनिंग इन रिवर्स। कि अगर हमें इन्वायरमेंट को बचाना है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ के, क्योंकि इंडस्ट्रीज़ भी हमें चाहिए, साथ ही साथ हमें पोल्यूशन को भी हार्म नहीं करना, तो सबसे पहले ये करना पड़ेगा जो पोल्यूटेड वाटर उसको अच्छे से ट्रीट करो। केमिकल जो वाटर है उसके अंदर का जो केमिकल है उसे अच्छे से निकाल दो, कम कर दो, एकदम माइनस में कर दो। अगर उसको रिवर के अंदर आपको ड्रेन में करना है, मतलब रिवर के अंदर ऐसे नहीं कि केमिकल वाला पानी सीधा रिवर के अंदर मिला दो और सारा पानी को गंदा कर डालो, नहीं, पहले उस केमिकल को, उसके अंदर की जो पॉइजनस है उसको रिड्यूस करो, देन उसको पानी के अंदर डालो रिवर के अंदर। रिडक्शन ऑफ स्मोक बाय यूजिंग ऑयल एंड गैस इंस्टेड ऑफ कोल। कोल को कम यूज़ करो, उसकी जगह ऑयल या फिर गैस का यूज़ करो। ऐसी चीज़ों का यूज़ करो जो स्मोक कम दे, धुआं कम दे, क्योंकि धुएं से हमें इन्वायरमेंटल पोल्यूशन होता है। यूज़ ऑफ हाइडल पावर, हाइडल पावर का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ किया जाए, या आइडल पावर कह लें, थर्मल पावर कह लें, उसका यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा किया जाए। यूज़ ऑफ मशीनरी विच रिड्यूस, ऐसी मशीनरी का यूज़ किया जाए जो नॉइज़ को कम करे, ज़्यादा शोर शराबा ना मचाए। सॉलिड वेस्ट लाइक जैसे फ्लाई ऐश होता है, आयरन होता है, स्टील होता है, स्लैग शुड बी ट्रीटेड बिफोर ओपन डंप। इसको ऐसे ही नहीं जहाँ मन में आए फेंक दो, अगर इसको फेंकना है तो पहले इसको अच्छे से ट्रीट करो, तब इसको कहीं पे आप डंप कर सकते हो, कहीं पे आप फेंकने के लिए तैयार हो। ये नहीं कि मन में आया ऐसे ना उससे अच्छे से ट्रीट वगैरह नहीं कि ऐसे फेंक दिया। अगर इसको गलती से जानवर वगैरह भी खा ले तो वो उनकी मौत हो सकती है, उनको हालत उनकी ख़राब बहुत हो सकती है।
आता है क्वेश्चन 13 हमारा। क्वेश्चन 13 ये कहता है कि डिस्क्राइब द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडियाज़ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। कि आपको क्या बताना है कि डिस्क्राइब करना है इंडिया का कंट्रीब्यूशन आईटी सेक्टर इंफॉर्मेशन एंड इंडियाज़ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट, यानी आईटी सेक्टर किस तरीके से कंट्रीब्यूट कर रहा है हमारे देश को डेवलपमेंट करने के लिए। तो पहला आता है कि एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है, फॉरेन एक्सचेंज अर्नर है, यानी बाहर के देशों से खूब ज़्यादा पैसा लेकर आता है आईटी सेक्टर। ज़्यादातर लोग, द नंबर ऑफ वर्किंग वुमेन हैव बीन इंक्रीज, ज़्यादातर औरतें इसके अंदर अब वर्किंग कर रही हैं आईटी सेक्टर के अंदर। द कॉन्टिन्यूइंग ग्रोथ इन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर इज़ द की ऑफ सक्सेस ऑफ आईटी इंडस्ट्री इन इंडिया। भारत के अंदर लगातार हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर इसकी ग्रोथ हो रही है, यानी हमारे देश के अंदर अच्छी क्वालिटी का हार्डवेयर सॉफ्टवेयर प्रोड्यूस किया जा रहा है और इसी की वजह से भारत की ग्रोथ भी अच्छी हो रही है। ई आता है सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स प्रोवाइड सिंगल विंडो सर्विस एंड हाई डाटा कम्युनिकेशन फैसिलिटी टू सॉफ्टवेयर एक्सपर्ट्स। देखो दरअसल सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स बनाए गए, बेसिकली क्या होता है, पार्क का मतलब ही नहीं होता। पहले जब मैंने पढ़ा तो मेरे को लगा था, जब मैं खुद छोटा था तो जब मैंने पढ़ा था तो मुझे लगता था कि पार्क वगैरह जहाँ पर मतलब खिलौने वगैरह होंगे टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, पर ऐसा नहीं होता। ये क्या होता है, एक पार्क होता है जहाँ पे क्या होता है जो टेक्नोलॉजी आईटी सेक्टर से रिलेटेड वहाँ पे लोगों जो अलग अलग फैक्ट्रियाँ होती हैं, बस और कुछ नहीं होता। और वो क्या होती है, सिंगल विंडो प्रोवाइड करती है कि जाके आप आओ, सिंगल विंडो का मतलब एक ही जगह पर आपको सारी सर्विसेज मिल जाएंगी। ये नहीं कि आपको इस चीज़ के लिए सर्विस वहाँ जाना पड़ेगा, उसके लिए वहाँ जाना पड़ेगा, उसके लिए वहाँ जाना पड़ेगा, ऐसा नहीं हो पा रहा। तो यही सारे रीजंस है जो आईटी सेक्टर जिसकी वजह से ज़्यादा हमारा ग्रोथ कर रहा है। ये आते हैं कुछ दो लास्ट में क्वेश्चन जो कि आपको खुद करना है। क्वेश्चन 14 आता है डिस्क्राइब द मेथड्स टू मेक इंडियन इंडस्ट्री अप टू द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स। आपको ये बताना है कि कुछ मेथड्स बताओ जिसकी जो भारत की जो इंडस्ट्री है वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड तक खड़ी हो पाए, यानी बाहर के देशों को टक्कर दे पाए। तो इसका रीज़न आप ये बता सकते हो, इसका आंसर कि हमारे देश को क्या करना चाहिए, प्रोडक्शन अच्छा करना चाहिए, लार्ज अमाउंट में प्रोडक्शन करना चाहिए, अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्शन करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट्रियाँ खोलना चाहिए। इस तरीके का आप आंसर इसका लिख सकते हो, क्योंकि भारत के अंदर क्या होता है ना कि लोग प्रॉफिट के चक्कर में ना क्वालिटी अच्छी नहीं दे पाते। और ये जो बाहर के देश है वो पैसा तो अच्छा लेते हैं पर क्वालिटी भी अच्छी देते हैं, पर भारत के अंदर पैसा लालच के चक्कर में, पैसा लेने के चक्कर में क्वालिटी अच्छी नहीं देते, तो इसे सुधारना पड़ेगा। क्वेश्चन 15 आता है थ्रो लाइट ऑन द राइजिंग इंपॉर्टेंस ऑफ टूरिज्म इन इंडिया। ऐसा नहीं है कि लाइट फेंक देना है टूरिज़्म इंडिया के अंदर, क्या करना है आपको कि जो टूरिज़्म सेक्टर है उसकी इम्पोर्टेंस बतानी है। तो टूरिज़्म सेक्टर की इम्पोर्टेंस ये है कि बाहर के देशों का पैसा हमारे यहाँ पर आता है, हमारा कल्चर प्रमोट होने में हेल्प होता है। जब बाहर के लोग यहाँ आते हैं हमारे कल्चर को देखते हैं तो अपने देशों में भी उस कल्चर को फैलाते हैं, तो जिससे भारत बहुत ज़्यादा प्राउड फील करता है कि हमारे देश के लोग, भाई हमारे कल्चर है जो दूसरे देशों में भी सेलिब्रेट किया जाए। आप अच्छा बताओ, आप लोगों को कितनी खुशी होगी जब भारत का कोई फेस्टिवल है विदेशों में सेलिब्रेट किया जाता है, और आपको कितनी खुशी मिलती है जब भारत के गाने विदेशों में वायरल हो जाते हैं, लोग वहाँ के गाने सुनते हैं, उस पर डांस करते हैं, उस पर कॉन्सर्ट वगैरह होते हैं, तो कितना अच्छा लगता है, आपको फील प्राउड होता है। तो हमारी जो ये टूरिज़्म सेक्टर है ये इसी तरीके का आप आंसर लिख सकते हो कि यही है जो भारत के अंदर काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ कर रहा है। अब आता है मेन इंपॉर्टेंट चीज़, वो ये कि मुझे आप लोगों ने इंस्टाग्राम पर अगर मिलना चाहते हो मुझसे तो इंस्टाग्राम पे आइए, हमसे मिलिए, बातचीत करिए। ट्विटर है, ये मेरा ट्विटर हैंडल है, ये मेरा फेसबुक हैंडल है, इन तीनों ही जगह डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। जहाँ पे भी आप मुझसे मिलना चाहो, जुड़ना चाहो, बातचीत करना चाहो, आप मुझसे बातचीत कर सकते हो। आज की वीडियो लंबी हो गई है पर ये बहुत ही फ्रूटफुल वीडियो, अगर आपने पूरी देखा है, अगर इतने तक देखे हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।